इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक पेशेंट के अंदर कैसे फूड अल्सर डेवलप होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग एन इंजरी और ड्यू टू इन्फेक्शन, कोई सी भी इंजरी हुई, फॉर एग्जांपल कांटा चुभ गया, थॉर्न इंजरी है ना, या फिर शू बाइट हो गया, थॉर्न इंजरी, शू बाइट, या नेल्स काटते समय इंजरी होगी है ना, ट्रिमिंग नेल्स। किसी भी इंजरी की वजह से क्या होगा वहाँ पे, और ड्यू टू इन्फेक्शन वहाँ पे क्या होगा, अल्सर डेवलप होगा अलॉन्ग विथ स्वेलिंग एंड इडिमा ऑफ द लेग। इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, फॉलोइंग एन इंजरी और ड्यू टू इन्फेक्शन, डायबिटिक पेशेंट में किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन के बाद अल्सर डेवलप करेगा। अल्सर डेवलप्स अलॉन्ग विथ स्वेलिंग एंड इडिमा ऑफ द लेग। इस स्टेज को हम, फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस देखने को मिलेगा। स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस होगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, सेल्यूलाइटिस टेक्स अप अ विरुलेंट कोर्स एंड इट स्प्रेड्स डीपर एंड ऑल्सो अपवर्ड अलॉन्ग फेशियल प्लेन। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, स्प्रेड हो रहा है, स्टेज ऑफ स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस। इसमें क्या हो रहा है, स्टेज ऑफ स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस में जो सेल्यूलाइटिस हुआ है इट टेक्स अप अ विरुलेंट कोर्स। ठीक है, वायरुलेंट कोर्स और ज़्यादा खतरनाक सा हो जाएगा एंड इट स्प्रेड्स डीपर। स्प्रेड कहाँ करेगा, डीपर एंड अलॉन्ग दी फेशियल प्लेन। इस सेकेंड स्टेज को कह रहे हैं स्टेज ऑफ स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस। ठीक है, थर्ड स्टेज को क्या कह रहे हैं, अब स्प्रेड हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विथ एनारोब नॉन क्लॉस्ट्रीडियम गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मल्टीपल एब्सेस। वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने लगेगा, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन है ना, जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया या नॉन क्लॉस्ट्रीडियम गैस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज, यहाँ ये सब जो हैं वो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लगेगा और वहाँ पे मल्टीपल एब्सेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना स्टेज ऑफ एब्सेस। तो ये 3 स्टेज हो गया। अब क्या होगा, स्टेज ऑफ एब्सेस के बाद टेंस इडिमा अलॉन्ग विथ वस्कुलर कॉम्प्रोमाइज विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसिंग इशीमिया एंड गैंग्रेनस पैच ऑफ स्किन। तो यहाँ पे क्या होगा, इडिमा होने लगेगा। इडिमा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पस बन रखा है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इडिमा होगा। वहाँ पे वस्कुलैरिटी जो है, ब्लड वेसल्स जो सप्लाई कर रही थी वहाँ की वस्कुलर चीज़ जो है इट विल बी कॉम्प्रोमाइज विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इट प्रोड्यूसेस, जब वस्कुलर ब्लड वेसल्स वहाँ पे सप्लाई नहीं करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, इशीमिया और गैंग्रेनस पैच ऑफ स्किन हो जाएगा और इस स्टेज को हम कहेंगे स्टेज ऑफ गैंग्रीन। तो एब्सेस के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पर और ज़्यादा इडिमा देखने को मिल रहा है और वस्कुलैरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, अब वेसल्स भी नहीं बची है ना, तो अब हो गया स्टेज ऑफ गैंग्रीन। ठीक है, एब्सेस के बाद स्टेज ऑफ गैंग्रीन आया। उसके बाद क्या हुआ, अब दिस इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स डीपर टिश्यू सच एज बोन। अब बोन्स भी इन्वॉल्व होने लग गई, बोन्स प्रोड्यूसिंग ऑस्टियोमाइलिटिस। तो ये स्टेज ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ। लास्ट स्टेज में क्या लिखा है, अनट्रीटेड केस अगर यहाँ तक भी ट्रीट नहीं किया तो इट डेवलप्स रैपिडली स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस एंड गैंग्रीन ऑफ द लिम्ब प्रोड्यूसिंग सेप्टिसीमिया हो जाएगा एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो ये है स्टेज ऑफ सेप्टिसीमिया। तो टोटल कितने स्टेज हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं पैथोलॉजी ऑफ डायबिटिक फूड अल्सर्स में। 6 स्टेजेस हैं। पहला क्या है, स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस कब होगा, कुछ भी इंजरी हुई, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ फूड के अंदर तो वहाँ से इडिमा है ना, इडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे। तो ये स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस हो गया। सेकेंड स्टेज में क्या लिखा है, स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस हो गया। अब ये सेल्यूलाइटिस जो है वो स्प्रेड करेगा, ठीक है, डीपर स्प्रेड करेगा अलॉन्ग द फेशियल प्लेन, तो इसको हम कहेंगे स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस। और उसके बाद क्या हो रहा था, एब्सेस, मल्टीपल एब्सेस बनने लगेंगे वहाँ पे है ना, मल्टीपल एब्सेस बनने लगेंगे। तो ये हो गया स्टेज ऑफ एब्सेस। फिर फोर्थ स्टेज में क्या लिखा है, फोर्थ स्टेज में एब्सेस के बाद वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं वो जो सप्लाई कर रही थी वो भी वस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो उसको हम कह रहे हैं स्टेज ऑफ गैंग्रीन, इशीमिया नेक्रोसिस हो गया वहाँ पे। उसके बाद इन्फेक्शन जो है वो डीपर टिश्यू बोन्स वगैरह को इन्वॉल्व कर लेगी, तो ऑस्टियोमाइलिटिस का स्टेज। और लास्ट स्टेज जो है वो सेप्टिसीमिया या कीटो एसिडोसिस का स्टेज है। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस हमें समझाना है। पहले लिख लेंगे और फिर ये चार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो इस चार्ट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि
डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर फूड अल्सर क्यों होता है? मैंने बताया था तीन रीजंस की वजह से होता है। क्यों हो रहा है डायबिटिक पेशेंट के अंदर फूड का अल्सर क्यों बनने लग जाता है? तो न्यूरोपैथी की वजह से, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है वो न्यूरोपैथी होती है, माइक्रो एंजियोपैथी, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उन पेशेंट के अंदर, है ना। तो अपनी स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, माइक्रो एंजियोपैथी, और इन्फेक्शन, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता रहता है। तो इन 3 रीज़न की वजह से क्या होता है, डायबिटिक फूड अल्सर्स इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो न्यूरोपैथी क्यों होती है? न्यूरोपैथी क्योंकि ब्लड ग्लूकोज जो है लेवल बहुत ज़्यादा रहता है ना, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है वो शुगर है। अब ये कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर सॉर्बिटोल में, उनकी बॉडी के अंदर, है ना। सॉर्बिटोल में कन्वर्ट होके ये नर्व फाइबर्स जो होती है ना, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स कर देता है, इसलिए न्यूरोपैथी देखने को मिलती है डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी, माइक्रो एंजियोपैथी या इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, अल्सर्स जो है वो स्प्रेडिंग अल्सर होता है और सेल्यूलाइटिस हो जाता है, फिर स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस होता है, फिर एप्सिस बनते हैं। एप्सिस के बाद क्या होता है, गैंग्रीन बनता है, फिर डीपर टिश्यू इन्वॉल्व होता है, जैसे बोन इन्वॉल्व होने लग जाता है, इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कह रहे हैं। उसके बाद नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस देखने को मिलता है, आसपास की मसल्स भी इन्वॉल्व होने लगती है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, और इट इंक्रीजेज द कंपार्टमेंटल प्रेशर, जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया और कीटोएसिडोसिस हो जाता है। तो ये पूरा हमें सीक्वेंस यही लिखना है कि न्यूरोपैथी, डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी, माइक्रो एंजियोपैथी और इन्फेक्शन मतलब लो इम्यूनिटी की वजह से क्या होता है, स्प्रेडिंग अल्सर देखने को मिलता है। स्टार्ट कैसे होता है ये, सेल्यूलाइटिस आफ्टर इंजुरी, है ना, आफ्टर इंजुरी इन द फूट, कांटा चुभ गया, थॉर्न या नेल्स काटते टाइम या कुछ भी इंजरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से सेल्यूलाइटिस होता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है स्मॉल वेसल्स के अंदर, फिर स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस होता है, ठीक है। तो स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस इट स्प्रेड अलोंग द फेशियल प्लेन, ठीक है, एंड बैक्टीरियल माइग्रेशन अलोंग लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस, फिर एप्सिस होता है, टिश्यू इडीमा, बहुत ज़्यादा इडीमा, वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलता है, फिर गैंग्रीन, एप्सिस के बाद गैंग्रीन, ब्लड वेसल्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से इश्कीमिया और गैंग्रीन देखने को मिलता है, एंड देन ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन्स इन्वॉल्वमेंट, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस देखने को मिलता है, सेप्टिसीमिया, अल्टीमेटली कीटोएसिडोसिस। तो ये पूरा जो है ये पैथोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है डायबिटिक फूड अल्सर की, ठीक है। तो इतना हमें लिखना है डायबिटिक फूड अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी में। तो डायबिटिक फूड अल्सर क्यों हो रहा है, न्यूरोपैथी की वजह से, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि लो इम्यूनिटी है इनके पास, पॉलीमाइक्रोबियल और फंगल इन्फेक्शन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये देखने को मिलता है, फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट लिखना है हमें, यही सारी चीज़ें पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे इसमें इन्वेस्टिगेशंस, ऐसे पेशेंट में क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, तो इनकी कंप्लीट ब्लड पिक्चर हमें देखनी है, हाई टोटल काउंट विथ लो हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो लो हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखने को मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से, ब्लड यूरिन शुगर एस्टिमेशन करेंगे, पस कल्चर करेंगे, है ना, पस से कल्चर करेंगे सेंसिटिविटी, और एक्सरे ऑफ द फूट टू रूल आउट एनी ऑस्टियोमाइलाइटिस, लिवर फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, ये सब रूटीन टेस्ट करेंगे डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ सिस्टमिक डिजीज़। तो लिवर फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, है ना, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड यूरिया, ये सब करेंगे, ठीक है। यूरिन शुगर टेस्ट तो कर ही लिया हमने, ब्लड टेस्ट, और क्या है यहाँ पे लिखा है, हैंड हेल्ड डॉपलर करेंगे, लोअर लिम्ब आर्टीरियल ड्यूप्लेक्स स्कैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू चेक द पेटेंसी ऑफ द वेसल्स, की उसकी वेसल्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुई है। लोअर लिम्ब आर्टीरियल ड्यूप्लेक्स का स्कैन करेंगे, और एओटोग्राम करेंगे, एओटोग्राम करना है हमें, एओटोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेडिंग ऑफ डायबिटिक फूड अल्सर, ये हमें लिखना पड़ेगा, कैसे ग्रेडिंग करते हैं, मॉडिफाइड वैगनर ग्रेडिंग सिस्टम है, वैगनर ग्रेडिंग सिस्टम, वैगनर ने डायबिटिक फूड अल्सर के लिए ग्रेडिंग सिस्टम दिया है, तो इनने बोला है पाँच ग्रेडिंग सिस्टम है। फर्स्ट ग्रेड 0, नो स्किन चेंज, कोई स्किन अगर चेंज नहीं है तो 0 ग्रेड देना है हमें, अगर सुपरफिशियल अल्सर है तो 1 देना है, अगर अल्सर जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, 2 पॉइंट, 2 वाले में 2 पॉइंट है, अगर लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट कैप्सूल इन्वॉल्व कर रहा है तो ये, और अगर नो एप्सिस, नो ऑस्टियोमाइलाइटिस तो ग्रेड 2 देना है। ग्रेड 2 में हमें क्या लिखना है, बस अल्सर्स जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, अभी तक एप्सिस ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं हुआ है, अल्सर एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ पे, लिगामेंट में, टेंडन में, जॉइंट कैप्सूल में एक्सटेंड ही कर रहा है, अभी एप्सिस नहीं हुआ है। ग्रेड 3 में एप्सिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है, ग्रेड 4 में गैंग्रीन हो गया है,
और ग्रेड 5 में एक्सटेंसिव गैंग्रीन हुआ है। ठीक है, तो ये 5 ग्रेडिंग हमें लिखना है। किसने दिया है? वैगनर ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ डायबिटिक फूट अल्सर, मॉडिफाइड वैगनर ग्रेडिंग सिस्टम है ये। इसमें टोटल 5 ग्रेडिंग है। फर्स्ट में नो स्किन चेंज, 0 में नो स्किन चेंज, सुपरफिशियल अल्सर, फिर अल्सर का एक्सटेंशन होता है, लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट कैप्सूल इन्वॉल्व कर लेगा। और थर्ड वाले में डीप अल्सर विथ एब्सेस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, एब्सेस बनने लगेगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। फिर गैंग्रीन ऑफ द पोर्शन ऑफ द फूट, पोर्शन इन्वॉल्व है। और लास्ट है एक्सटेंसिव गैंग्रीन ऑफ द फूट। तो ये हमने ग्रेडिंग लिख दी इसकी। उसके बाद हम करेंगे ट्रीटमेंट में हमें क्या लिखना है? ट्रीटमेंट में कंट्रोल द डायबिटीज़, कंट्रोल इन्फेक्शन, लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द अल्सर हमें करना पड़ेगा, एंड केयर ऑफ द पेशेंट एज अ होल। तो ये ट्रीट करना है, तो डायबिटीज़ को हमें ट्रीट करना है, ठीक है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, लोकल ट्रीटमेंट ऑफ दी जो भी अल्सर हो रखा है उसको भी ट्रीट करना है। तो यहाँ पे इन सब पेशेंट में हमें ये क्यों देखने को मिलता है? डिले क्यों हो रहा है यहाँ पे? उनकी हीलिंग जल्दी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सप्रेस इम्यून सिस्टम है, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, क्विक जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो बहुत जल्दी कॉलोनाइज और बहुत क्विक मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है उन बैक्टीरियाज में। ड्यू टू लो इम्यूनिटी, सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम इन दिस पेशेंट, हाईली विरुलेंट होते हैं, हाईली एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, होस्ट रिस्पॉन्स कुछ है ही नहीं बैक्टीरिया को लेके। तो इन सब की वजह से डीले हीलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें और क्या लिखा है? अच्छा, एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट थी कि यहाँ पे पेशेंट को हमें कैसे एजुकेट करना है, डायबिटिक पेशेंट को हम कैसे इस चीज़ को अवॉइड कैसे करेंगे। तो बेयरफुट इसका निमोनिक है। स्टार्ट क्या करना है? बेयरफुट वॉकिंग शुड बी अवॉइडेड, पैदल नहीं चलना है। ठीक है, पैदल बोल रही हूँ, बिना स्लीपर्स के नहीं चलना है, बेयरफुट नंगे पैर नहीं चलना है। बेयरफुट वॉकिंग शुड बी अवॉइडेड। अवॉइड हर्बल लोकल ऑइंटमेंट एप्लीकेशन, घर में बैठ के खुद को ही ठीक नहीं करना है, वहाँ पे आपको इमीडिएटली मेडिकल जो भी डॉक्टर है वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है। खुद हर्बल लोकल ऑइंटमेंट नहीं यूज़ करना है। रेगुलर रिगरस कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइट, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, डाइट ढंग की लेनी है, डायबिटिक वाली डाइट लेनी है। एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, फुट का केयर करना है हमें, ड्राई होनी चाहिए फुट। ठीक है, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग, कॉर्न की केयर करनी है, फुट के अंदर अगर कॉर्न है तो उसकी भी केयर करनी है। ऑक्सीजनेशन टू द टोज फुट, प्रॉपर शूज़, तो एक शूज़ आते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, माइक्रोसेल्यूलर रबर शूज़ आते हैं, तो वो देना है, वो सॉफ्ट होते हैं, वो पहन के इनको ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, तो ऐसे शूज़ देना है, ऑक्सीजनेशन वाला प्रॉपर शूज़ देना है। डू नॉट कंसल्ट अदर, आसपास के लोगों से जाके प्रिस्क्रिप्शन की ये क्या हो गया ऐसे करके दवाई वगैरह लोकल ऑइंटमेंट नहीं लेना है। ट्रिमिंग ऑफ नेल शुड बी डन वेरी केयरफुली, तो केयरफुल होना है। अब कॉज ऑफ डेथ इन डायबिटिक अल्सर ऑफ द फूट, क्यों हो जाती है डेथ? कीटोएसिडोसिस की वजह से, सेप्टिसीमिया की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है डेथ। तो ये सब कॉज ऑफ डेथ है, तो इसमें बस इतना ही लिखना है हमें। एजुकेट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट, कॉज ऑफ डेथ लिखना है, और मेन चीज़ तो पैथोफिजियोलॉजी समझानी है। बस इसमें इतना ही है।